अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन एंड आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। इस किस्म की बेस्ट विशेस के अल्लाह करे आज का दिन भी आपकी जिंदगी के बेहतरीन दिनों में शुमार हो। कल पाकिस्तान के फुटबॉल सिनेरियो के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट डे था। राउंड 2 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच इस राउंड 2 के अंदर खेल रहा था वर्सेस ताजिकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम कल फिर कोलैप्स कर गई, जिसकी समहाउ हमें उम्मीद भी थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर बहुत नीचे, ऑलमोस्ट 193 के ऊपर हमारी रैंकिंग है। और कल जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे उससे कोई हमारी रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 103 पे आई बिलीव ताजिकिस्तान की जो रैंकिंग है वो मौजूद है। सो 6-1 के मार्जिन से कल पाकिस्तान की टीम इस्लामाबाद में क्वालिफायर हार गई। अनफॉर्चुनेटली दूसरे हाफ में पाकिस्तान कोई गोल नहीं कर सका। ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस दो कि दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। हम बार बार कहते हैं कि हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो टीम जो कहीं पे फुटबॉल में एग्जिस्ट नहीं करती थी, एट द एंड ऑफ द डे वो जा रही है, इतनी बड़ी टीम्स के साथ मुकाबला कर रही है, खेल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। दो कि हम उस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जनाब कोई बात नहीं, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर फैसिलिटीज़ के अगर वो इतना भी कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। सो हम उनको आइंदा आने वाले मैचेस के लिए वो एक्सपेक्ट कि पाकिस्तानी टीम की जो फुटबॉल टीम है इसको इतनी सपोर्ट और इनकरेजमेंट मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, इनकी फेडरेशन की जानिब से, ताकि ये मजीद बेहतर तौर पर ट्रेन कर सकें, इन बड़ी टीम्स के साथ बेहतर तौर पर। लेकिन दूसरी जानिब 18,000 से जायद शायकीन ये मैच देखने के लिए आई। भाई इस्लामाबाद वालों, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने। बहुत जबरदस्त, वंडरफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। अच्छा, इसमें एक बेस्ट बात ये थी कि दोनों जो टीम्स थी उनको जो शायकीन है उन्होंने सपोर्ट किया। इंडिया शुड लर्न कि अगर आपके पास कोई मेहमान टीम आती है और अगर जीतती है तो उसको उतना ही सेलिब्रेट करना है जितना आप अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होता है, ये आप दूसरे लफ्जों में कह रही है कि कल हमारे शायकीन ने बताया। इंडीड दिल खोलकर भी दोनों टीमों को दाद दी। दोनों तरफ से शायकीन मौजूद थे। कुछ लोगों ने परचम भी ताजिकिस्तान के उठाए हुए थे, उनकी शर्ट्स भी पहनी हुई थी, जस्ट टू सपोर्ट देम कि उनको होमली लोनली फील ना हो, होमली फील हो। और पाकिस्तान की जानिब से जी वाहिद गोल राहिस नबी ने किया, जिन्होंने 21वें मिनट में ये गोल स्कोर किया, जबकि ताजिकिस्तान को पहले हाफ में 4 गोल्स की बदतरी हासिल थी। ताजिकिस्तान ने दूसरे हाफ में भी 2 गोल्स दागे और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एज अर्मिला टोल्ड दूसरे हाफ के अंदर कोई गोल नहीं कर सका। ताजिकिस्तान की जानिब से कोमोलोवो ने 2, जबकि सोवेरो, उमरयोफ, एहसान, सेमोयो इन्होंने एक गोल किया। और ताजिकिस्तान फुटबॉल टीम के जो कोच हैं पीटर सेगार्ड, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ टीम ने शानदार खेल पेश किया। दूसरी जानिब जो कौमी टीम के हेड कोच हैं स्टीफन कंस्टाइन, उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की दीगर टीमों की तरह ट्रेनिंग नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सफर करता है। पाकिस्तान का राउंड 2 का अगला जो मैच है वो उर्दन के खिलाफ होना है। 21 मार्च को वो मैच होगा एंड ओब्वियसली अगले साल होगा 2024 को। और अब तक पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस हार चुका है। लेट्स लुक फॉरवर्ड, लेट्स होप फॉर गुड कि पाकिस्तान इंप्रूव करे। कॉन्फिडेंस तो गेन कर रहा है विद द टाइम, टीम गेन करी है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, टीम कॉन्फिडेंस गेन कर रही है। दूसरी जानिब जो कौमी क्रिकेट टीम है उसमें सीट्स गेन की जा रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, इतनी ज्यादा तब्दीलियां आ गई हैं, उस पर बात ना करें। बॉलिंग को चमकाने की जिम्मेदारी जो है वो उमर गुल और सईद अजमल साहब को मिल रही है। कौमी टीम के जो बॉलिंग जो तमाम तर खिदमात है उसके हवाले से मुख्तलिफ शोबों में, स्पिन बॉलिंग के शोबों में बॉलर्स की सलाहियतें निखारेंगे। पहली मसरूफियत दौरा ऑस्ट्रेलिया होगी। दोनों साबिक क्रिकेटर्स अपनी तजर्बे की बदौलत जो कारकर्दगी है उसमें बेहतरी लाने के हवाले से पुरअज़्म भी है और उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया है। तफसीलात के मुताबिक जी 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप है और 2012 का जो एशिया कप है वो जीतने वाली पाकिस्तान टीम के जो रुकन है उमर गुल और सईद अजमल को पाकिस्तानी टीम का फास्ट और स्पिन बॉलर जो रिस्पेक्टिवली कोच मुकर्रर कर दिया गया है और पहली जो जिम्मेदारी होगी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जहां तक उमर गुल की बात है, इंटरनेशनल कोचिंग भी कर चुके हैं, अफगानिस्तान के साथ रहे हैं। जहां तक सईद अजमल भाई की बात है, इंटरनेशनली तो आई एम नॉट श्योर कि वो किसी टीम के साथ रहे हैं, मेरा नॉलेज भी बहुत कम है क्रिकेट का, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बहुत अरसे तक वक्त गुजार और अभी भी एसोसिएटेड हैं सईद अजमल साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के साथ। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम PSL की मैं बात करूं, बहुत अच्छी बड़ी इफेक्टिव टीम रही है। बहरहाल तो एक तजर्बा बहरहाल उस सूरत में कोचिंग का सईद साहब के पास भी हम कोशिश करेंगे, अगर सईद अजमल साहब हमें ज्वाइन भी कर लें, आज नहीं तो नेक्स्ट किसी डे, ताकि हम उनसे ज़रा बात करें कि वो इस मामले में क्या राय रखते हैं और कैसे आगे टीम को लेके जाना चाहते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक एज अ क्रिकेट व्यूअर एक अच्छी इंडक्शन है।
इन अ सेंस कि पाकिस्तान के जो लोकल कोचेज हैं अगर वो सर्टिफाइड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जैसे कि हैं, जैसे कि मोहम्मद अकरम बड़े अच्छे हमारे कोच हैं, दीगर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, मुश्ताक अहमद हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी कोचेस को एंगेज करेंगे तो लड़कों के साथ एक इंटीमेसी बिल्ड करने में, एक केमिस्ट्री बनाने में, उनको समझाने में अपनी ज़बान के अंदर, अपनी ज़बान आपको पता है क्रिकेटिंग लैंग्वेज थोड़ी किस टाइप की होती है, तो उनको आसानी होती है और वो बेहतर तौर पे समझा सकते हैं इंटरनेशनल कोचेस। में ये अच्छा फैसला है, रिलेट कर पाते हैं। और अगर बहुत सारे लोगों को एतराज रहता है कि इंटरनेशनल कोचेस क्यों आते हैं, अब जब आपके नेशनल कोचेस हैं तो लेट्स सी कि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में कैसी होती है। विल टॉक अबाउट दिस, हम इस पे मजीद ऑन एंड ऑफ बात करते रहेंगे। और जो क्रिकेटर्स की शादियां हो रही हैं इस पे भी हम बात करेंगे। इमामुल हक, फहीम अशरफ, 2 शादियां हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले। आपने क्या तकरीबन कल तो बड़ी सोशल मीडिया पे इमामुल हक की शादी के हवाले से खबरें हमारी अपनी हुई है ना, हमने लोगों की देखना छोड़ दी। दिस इज सो बैड। अच्छा चले जी, इसमें बात करेंगे, लेकिन चूंकि शादी का सीजन गुजर रहा है, अब आगे इंतखाबात सियासी शादियों की बात अब इंतखाबात का सीजन आ रहा है, उस पर बात करेंगे आज की बड़ी खबर। सियासी शादियों की बात करते हैं जी जनाब, आम इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे तो 77 रोज बाकी हैं। सियासी मैदान में सवाए पीपल्स पार्टी के कोई जमात ताहल हमें एक्टिव नजर नहीं आ रही है। जलसे जुलूस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, दीगर सियासी एक्टिविटीज की बात करें तो नून लीग का जो लफ्जी रिमांड है वो लिया हुआ है पीपल्स पार्टी ने। नवाज शरीफ पर अंधाधुंध किस्म की लफ्जी बमबारी की जा रही है। यूं लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो टारगेट है वो नवाज शरीफ की ब्रांडिंग करना है। गुज़िश्ता रोज दीर में जी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने महंगाई को लेकर जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जी 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत है उस पर भी उन्होंने खुलकर तनकीद की और कहा कि 16 महीने की हुकूमत में मायूस हुआ हूं, सोचा था इत्तेहाद से मुल्की मसाइल का मुकाबला करेंगे, लेकिन एक के बाद एक जो वजीर होने के बावजूद मौशी हालात बदतर होते चले जा रहे हैं। और जो पीपीपी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किलात से निकलने के लिए जो पुरानी सियासत है इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर मसला है तो हमारे सियासतदानों को आपस की लड़ाई का मसला है जो इस मुल्क में ओवरऑल जो कह लें ना कॉम्प्लिकेशन चली। उन्होंने कहा सियासतदानों की आपस की कॉम्प्लिकेशन है, हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान है ये उनकी अना का मसला है जिस पे बात कर रहे थे। ये बिलावल क्या 16 महीने जब तंग आए हुए थे मुस्ताफी हो गए थे 16 महीने? नहीं वो साथ ही थे। दम तक तो वजीर खारजा रहे और इनकी पार्टी के कई लोग जैसे कमर जमान कायरा साहब है, मैं नाम ले सकता हूं, तारीफें करते थे। वो हिस्सा रहे हैं कैबिनेट का ना, तो क्या मुस्ताफी हो गए थे आप लोग? कौम की आंखों में सुरमा डालना कोई हमारे सियासतदानों से सीखे और कौम वो सुरमा डलवाने वाली बनती है। क्या बात है। खैर जी, हिस्सा बकदरे जुस्सा सबको मिलना है। आपने कहा कोई सियासी जमात एक्टिव नहीं है, एक जमात जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो सियासी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो बड़ी एक्टिव है इन इंतखाबात के लिए। खैर सियासी मुखालफतों की बात हम कर रहे हैं, दुश्मनियों में बदल चुकी हैं इस वक्त ऐसा लगता है। लाहौर के सियासतदान कहते हैं कि खुद खेलेंगे किसी को नहीं, खुद खेलेंगे किसी और को नहीं खेलने देंगे। बिलावल साहब की स्टेटमेंट सामने आई है। दूसरी जानिब मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हो गई। मियाँ साहब चले गए, मुलाकात हो गई और साथ साथ चलने के अहदो पैमान दोबारा हो गए। पहले भी साथ रहे हैं, फिर भी साथ रहेंगे, ये बातें हुई। और हम जब हम साथ साथ हैं और जब इस बयान के बारे में पूछा गया कि आप क्या कहते हैं बिलावल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है। बिलावल के बयानात में वो फ़र्क नज़र आ रहा है। ये बच्चा हमारा वज़ीर ख़ारजा रहा है। मौलाना साहब आप ये बात कर रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग। तो खैर दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि भाई जीतेंगे तो हम ही, विफाक मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब देखेंगे और पंजाब छोटे मियाँ साहब देखेंगे। और अगर ऑपोजिशन में रहते हुए मरियम नवाज, हमजा, शहबाज जेल में जा सकते हैं तो व्हाई नॉट इन द गवर्नमेंट में। तो आप सब लोग घर चले जाए, डिसाइड हो गया कि हुकूमत किसने करनी है, अभी ये इलेक्शन के बाद पता चलेगा। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है जिसमें इमरान कह रहे थे कि बड़ा इंटरेस्टिंग हमें जुमलों का सियासी शादियों का सीजन जो चल रहा है इसमें जोड़ तोड़ हो रहे हैं, कई मंगे टूट रही हैं, निकाह हो रहे हैं, पुराने ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बहुत शुक्रिया अरमला जी। बात यह है, आप लोगों ने फुटबॉल से शुरू किया, इस्लामाबाद में मैच था, तो यकीनन मैं भी एक आध सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा। इस्लामाबाद में बड़े अरसे के बाद इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हुआ, सैफ गेम्स हुई थी, बहुत बड़ा इवेंट था। उसके बाद इस्लामाबाद ड्राई रहा है।
और ताजिकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग्स है वहाँ पर। ये यंग लोगों की एक नेशन है। मैं खुद दुशंबे गया हूँ, सिरिना होटल भी है वहाँ पर, और पाकिस्तान के बारे में जितने लोगों से इंटरेक्शन हुआ, ये नहीं कोई ऑफिशियल थे, बाजार में, मार्केट में, एक बड़े भाई की तरफ, बड़े भाई की हैसियत से वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान एक उनके नज़दीक एक बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है। ये मैं जरूर कहना चाह रहा था। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि जितनी इस्लामाबाद ने मेजबानी की या इस्लामाबाद ने जितना ताजिकिस्तान के लिए क्लैपिंग की, तो इंडिया को सबक सीखना चाहिए। वैसे बाय द वे, आजकल वो मोदी जी गए थे उधर ड्रेसिंग रूम में, तो कल मैं देख रहा था राहुल गांधी खड़े थे, राजस्थान में तकरीर कर रहे थे। अब वो मोदी के लिए एक नया वर्ड आ गया इंडियन पॉलिटिक्स में, पनौती। इसको अगर मैं मीनिंग समझूं तो मनहूस करार दिया जा रहा है कि ये आदमी आया है टीम में और इस वजह से टीम हारी है। अब मैं आता हूं पॉलिटिक्स पे। अभी आपने मैरिजेस की बात की, तो पॉलिटिक्स में मैरिज तो नहीं हो रही, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो रही है कि बहुत सारे एप्रोप्रिएट टर्म फॉर दिस, राइट। मसलन एमकेएम और नून लीग अब इंतहाई करीब आ चुके हैं। आज तो उनकी जो तीन रुकनों अरकान की कमेटी है उसका इजलास भी हो रहा है। लेकिन कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की, देखें आपने खुद इमरान हसन साहब आपने कहा कि लाहौर वाले खिलाड़ी ना खेलेंगे, न खेलेंगे, न खेलन देंगे। गुज़श्ता 12 सालों से सारा मसला ही लाहौर वजह से पैदा हुआ है पॉलिटिक्स में। देखें मॉडल टाउन वाला सान्या हुआ, वो कहाँ है? रायविंड कहाँ है? उसके बाद जमान पार्क कहाँ है? फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज साहब, इनका जो मसाइल चलते रहे, फिर पीटीआई चेयरमैन जनरल बाजवा को जो कुछ एड्रेस करके कहते रहे। आप यकीन करें, मैं खुद भी कहता था कि ये अब पहली बार जीटी रोड बामुकाबला जीटी रोड आया है। तो पाकिस्तान हॉस्टेज बनाया गया है सिर्फ लाहौर वालों की अपनी लड़ाई की वजह से। कोई बिलावल भुट्टो जरदारी गलत नहीं कह रहे थे। दूसरी बात जो बुजुर्गों के हवाले से उन्होंने बात की, और मौलाना फजलुर रहमान ने फरमा दिया कि बच्चा है। 2017-18 में चौधरी निसार अली खान के अल्फाज मुझे याद आते हैं, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में कहा करते थे कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। कुछ कनेक्शन राजा साहब कनेक्ट करें जी, दोबारा जरा बात हम मुकम्मल करें। बच्चे गैर सियासी, चौधरी निसार साहब ये कहा करते थे, साहब का वजीर दाखिला। जी सर, बच्चे गैर सियासी होते हैं से आगे शुरू कीजिए जी। तो वो अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो अब टिकट तकसीम करेंगी। चौधरी निसार अली खान शायद कभी हमारे सामने आए तो हम उनसे पूछेंगे। इसी तरह ये गलत नहीं है बात कि इन सियासतदानों की अना और जिद, जो 70 साल के बिलावल कह रहे थे, अना और जिद की वजह से पाकिस्तान फंस गया है। दूसरा एलिमेंट इसमें और भी अहम है, क्योंकि पीटीआई के हवाले से एक इम्प्रेशन है कि यूथ जो है वो पीटीआई की तरफ इंक्लाइंड है। अब चूंकि इलेक्शन का सीजन है, इलेक्शन का माहौल है, तो बिलावल उस यूथ को भी तो अट्रैक्ट करना चाह रहे होंगे अपनी स्ट्रेटजी में। तो मुझे लगता है ये जो आपने खुद भी कहा कि पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव है, वो खैबर पख्तूनख्वा में ही 4-5 उन्होंने बड़े बड़े जलसे कर दिए। देखें जैसे कल इस्लामाबाद में बड़ा इज्तिमा था, अच्छा, देखने के लिए दीर में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, बड़ा ठीक है। अच्छा, इज्तिमा तो बड़े हो ही जाते हैं मुझे लगता है राजा साहब। वो कोई भी अगर पॉलिटिकल लीडर पॉडकास्ट कर रहा हो ना, या फिर उसका कोई सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो रहा हो, तो नीचे मेरे आप जैसे 40-50 हज़ार लोग बैठे ही होते हैं ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है मुल्क में। हमें खबरों की भी तो बड़ी जुस्तजू होती है ना पाकिस्तानियों को। तो इज्तिमात से तो हम, मुझे लगता है कि आप शायद गेज ना कर पाए असल सिचुएशन क्या है। लेकिन राइटली आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़ा इज्तिमा था। मेरा इशारा इस वक्त, अगर बिलावल अट्रैक्ट करना ही चाह रहे हैं यूथ को, तो कोई रोड मैप क्यों नहीं देते, कोई स्ट्रेटजी क्यों नहीं बताते, कोई अपने आईटी एक्सपर्ट्स क्यों नहीं अपने साथ स्टेज पे बिठाते? क्या आने वाले वक्त के अंदर भी हमने
पुराने वही बड़े शिमलों और पगड़ियों वाले लोग बिठा के लोगों को उनसे वोट लेने हैं। आजकल का नौजवान तो अट्रैक्ट होगा, आप किसी अच्छे क्वालिफाइड आदमी को साथ बिठाएं, अपनी टीम दिखाएं लोगों को, अपनी पॉलिसी दिखाएं, अपना लायामल दिखाएं कि इस तरीके से मैं पाकिस्तान बदलूंगा। तो वो तो बिलावल नहीं कर रहे, बिलावल गिला तो अपने बड़ों से कर रहे हैं। लगता है कि ये वाली जो पुरानी सियासत तो बिलावल खुद कर रहे हैं। बिलावल खुद क्या इनोवेशन लेके आ रहे हैं अपनी सियासत के अंदर जिससे नौजवान अट्रैक्ट हो उनकी तरफ? आपको कुछ नजर आता है ऐसा? जो पीटीआई का सारा कुछ था 2012 से लेके 11 अक्टूबर 2011 लाहौर वाले जलसे से लेके हुकूमत सादी, फिर 3 साल हुकूमत में, कुछ था ऐसा? देखे ना, गिमिक्स होते हैं ना पॉलिटिक्स में जो स्लोगन है, पाकिस्तान पॉलिटिक्स में जो परसेप्शन है वो बड़ी मैटर करती है। सो मेरे ख्याल में ये पहली स्टेज है कि वो यूथ को बता रहे हैं कि भाई आप हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। पर अच्छा साहब आपको आवाज आ रही है? तो बीच में इसलिए वो ऑन होल्ड चला जाता है। दिस इज व्हाट आई आ गए एक्चुअली वो कॉल्स आ रही हैं। जी आई अंडरस्टैंड, आप जारी रखिए प्लीज। जी हाँ, अच्छा, दूसरी वो अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब मंशूर आएंगे सारी जमातों के, मसलन इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर साहब नून का मंशूर बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी की टीम अपनी लगी हुई है, जब ये मंशूर आएंगे तो स्पेसिफिक प्रोग्राम तो उसमें आएंगे। क्योंकि देखिए पहली स्टेज है 30 के बाद, अभी अगला हफ्ता, यानी वो डिलिमिटेशन हतमी शक्ल आ जाएगी, 5 को कंफर्म हो जाएगी, फिर शेड्यूल आएगा कि नॉमिनेशन पेपर कब होने हैं, स्क्रूटनी कब होनी है, फाइनल लिस्टें कब होनी है, विथड्रॉल ऑफ पेपर्स कब होने हैं। ये गहमा उठेगी पॉलिटिक्स में, और अभी तो पारा ऊपर जाएगा। अभी तो आप एक बयान को लेके बैठ गए, दिन में 15 बयान आएंगे। इमरान हसन साहब, आपको अंदाजा नहीं कि किस बयान पे बात करना है, किसको इग्नोर करना है, किसको प्रोजेक्ट करना है, किसके ऊपर आपने बात करनी है। तो लिहाजा वेट फॉर इट, सियासी टेम्परेचर भी बढ़ेगा और बयानबाजी भी बढ़ेगी। अच्छी बात है, हर कोई अपना अपना वजन दिखा रहा है कि हमारे साथ कौन है, हमारे फॉलोअर्स कौन है, हम किसको एड्रेस करना चाह रहे हैं। पर आसिफ साहब, ये जो अपना एक्सप्रेशन आपने अभी जिससे से कहा कि हर कोई अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं हमारे साथ, लेकिन हम बार बार वही बात करते हैं, चंद गिने चुने चेहरे हैं जो पार्टीज बदल लेते हैं, वही वहीं से घूम फिर के आते हैं, वही चेहरे हमें दोबारा दिखाए जाते हैं। आपको लगता है कि अब पब्लिक इन तमाम चीज़ों को बाय करेगी जब हम इस इतने केओस के बाद बिलाखिर इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं? तो ये तो पब्लिक पे भी डिपेंड करता है, आवाम पे भी करता है कि वो इन तमाम चीज़ों को अब बाय करेगी या नहीं करेगी। एक होती हैं ख्वाहिशात, डिजायर्स। वो मेरी ख्वाहिश भी हो सकती है कि जो अभी इमरान साहब बात कर रहे थे, पढ़े लिखे लोग आए, IT स्पेशलिस्ट आए, उसमें स्कॉलर्स आए। 1848 में जर्मनी में एक इनकलाब आया था जो नाकाम हुआ, और उसको लीड कर रहे थे यही पढ़े लिखे दानिश्वर लोग। तो पॉलिटिक्स का एक लेसन है, मैं डाइवर्ट हो गया हिस्ट्री की तरफ मादरत के साथ। वो एक लेसन है कि इंटेलेक्चुअल्स आर द बैड पॉलिटिशियंस। इसलिए पॉलिटिक्स का मतलब है जो लोगों के घरों तक जाएं, सुबह सुबह लोग जिनके पास आए, पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट अपनाएं। एक जो इलेक्टेबल जिसका एक टर्म है, इलेक्टेबल्स हर डिस्ट्रिक्ट में है। ये नहीं है कि ईरान के मेयर वो जनाब अच्छा काम करें और फिर वो तेहरान के मेयर अच्छा काम करें और बाद में फिर वो ईरान के सदर मुंतखब हो जाएं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट इलेक्शन है। इधर आपको 266 नशिस्तें कौमी असम्बली की NA 1 से NA 266 तक आपने जीतना है। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर जिले में वो ब्रिटिश राज से फैमिलीज बनी थी, 4-4, 3-3 फैमिलीज, नई तब्दीली आई। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट ये है कि आप बैठे हैं, बड़ा मीडिया है पाकिस्तान में, सोशल मीडिया है, एक सिविल सोसाइटी है, लॉयर्स हैं, प्रेशर बिल्ड होता है कि कम से कम आप डिलीवरी की तरफ आए। मसलन यही PTI की हुकूमत थी 2-3 साल में, डिलीवरी की वजह से ही वो नाकामी उन पर लेबर लगा, बैड गवर्नेंस। अब तो उनके अपने जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि क्या होता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में या चीफ मिनिस्टर हाउस में। तो बेशक वोट बैंक डैमेज हो रहा है आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ का? ये जो नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, रिसेंट इंटरव्यूज, लोगों का जाना, वोट बैंक डैमेज हो रहा है? वोट बैंक की बात कर रहा हूं।
जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं अभी 2 रातें पहले वाला, उसकी वजह से तो वोट डैमेज नहीं होगा, उससे तो उल्टा और रिएक्शन आया है। यानी पाकिस्तान में अभी भी मैं कहता हूं कि अखलाकियात, रवायात, एहतराम, भरम अपनी जगह पर बरकरार है, ये नहीं टूट। तो इस भरम में किसी के घर के अंदर बेडरूम की बातें होंगी तो नहीं होंगी, ठीक है, टाइम एक्सेप्ट नहीं करता उन चीजों को। ये मेरी राय है, आप एग्री? ये जर्नलिज्म के अंदर इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच शौकत पराज, शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में बात कर रहे थे, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं कुछ पुलिस के हवाले से। हम मुसलसल मुख्तलिफ मेहमानों से आपकी मुलाकात तो करवाते रहते हैं जिनका ताल्लुक पुलिस के महकमे से होता है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात भी होती रहती है। ज़्यादातर हमारी जो आवाम है वो पुलिस के महकमे से नाला रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, मुख्तलिफ शिकवे करते हैं कि पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, बात को नहीं समझती। बहुत सारे मामला हैं, इस पर हम आगे जाके बात भी करेंगे। इन शिकवों और शिकायतों के हल करने के लिए जब भी कोई पुलिस का सरबराह आता है, फ्रैंकली अमला, तो मुझे तो वो कोशा नजर आता है कि मैं इसको हल कर दूं। कुछ हल कर लेते हैं, लेकिन कुछ मसाइल हैं जेन्युइनली जो अपनी जगह पे हैं, जो पुलिस और खास तौर पे इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला अवाम और पुलिस के दरमियान एक राब्ते का जो फुकदान है, कोऑर्डिनेशन है, जो दूरी है वो दूर नहीं हो पाती। खैर, आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी जिनका ताल्लुक ऑब्वियसली पंजाब पुलिस से है। शहजादा सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, AIG ऑपरेशंस पंजाब हैं। उनको हमने अपने प्रोग्राम में मधु किया। हमने कहा कि हम थोड़ा बात तो करें कि ये पंजाब पुलिस आए दिन सोशल मीडिया पे अपनी नई नई कैंपेन्स अपलोड करती रहती है। अब हमने इसको डिजिटल कर दिया, अब हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं आवाम की बेहतरी के लिए, तो इसमें किस हद तक हकीकत और सदाकत है, एक तो इस पर बात करें, और दूसरा ये कि क्या वाकई इस पर कुछ डेवलपमेंट हो रही है। ये सारे मौज़ूआत प्रोग्राम का इस सेगमेंट का हिस्सा होंगे और हम शहजादा साहब से बात करें। बिल्कुल, बहुत खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच शहजादा सुल्तान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि डिजिटल दौर के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अवाम डिजिटल तरीके से ही बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट, उनका सोल्यूशन चाहती है। पुलिस डिपार्टमेंट इस हवाले से काफी काम कर भी रहा है। हम जरूर चाहेंगे कि आप लोगों ने इस डिजिटल दौर में अपने महकमे को लेकर क्या डेवलपमेंट्स की हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हैं या खिदमत मराकज़ हैं उनके हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में हम चाहेंगे कि जो डेवलपमेंट्स डिपार्टमेंट के अंदर हुई हैं आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बोथ। डिजिटल पुलिसिंग जो है ये हमारी आज की ज़रूरत है। हम डिजिटल एज में रहते हैं, हमारे बच्चे, हमारी यूथ जो है वो डिजिटल एज का हिस्सा है। Police is transforming itself very fast and police was the first department, हम pioneers हैं कि जो IT पे गए in 2016-2017। आज हमने इसको बहुत ज़्यादा डिजिटाइज कर दिया है, अपना जो इंटरफेस है विद द पब्लिक और विद द पीपल। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे हमारी पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप पड़ी है, उसको डाउनलोड करें तो वो एक सिंपल ऐप जो है उसके अंदर तमाम पुलिसिंग सर्विसेज जो हैं वो हमने एक जगह जमा कर दी हैं। आपकी क्राइम रिपोर्टिंग से लेके कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन तक, आपके खिदमत मराकज़, आपके मिसाक सेंटर्स, आपके तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ से लेके विमेन हरासमेंट और जो पुलिस एनिमल रेस्क्यू हमारे नए इनिशिएटिव्स हैं, हमने एनिमल्स की भी जो बेजुबान हैं उनकी भी केयर का बंदोबस्त किया है। आपकी स्टोलन रिकवर्ड व्हीकल्स का डेटा वहाँ पे है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। पुलिस से जो शिकायतें हैं लोगों को, हमने तो अपने आप को बिल्कुल आवाम के सामने पेश कर दिया है। आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, उसके अंदर फीडबैक का एक आइकॉन है। आप हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारे रवैये के बारे में और जो हमारे साथ कॉन्टेक्ट आपका हुआ है उसके बारे में अपनी फीडबैक दे सकते हैं कि हमारी सर्विस अच्छी थी, बुरी थी या बहुत बुरी थी। तो दीज आर सम ऑफ दी डेवलपमेंट्स जो कि हमारे, अगर आप ऐप में जाते हैं। उसके अलावा हमारी सर्विसेज में मसलन आपकी जो आम शहरी को जो जरूरत है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन जाके ये कर सकते हैं। आपको जनरल पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉइज रजिस्टर करवाने के लिए जो कि कानून है पंजाब गवर्नमेंट का, अब थाने जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टेनेंट की रजिस्ट्रेशन, आपके पास एक किराएदार है, कानून कहता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन पुलिस के साथ कराएं, आप ये घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। घर बैठ के आप कॉपी ऑफ द एफआईआर ले सकते हैं, घर बैठ के आप चेक कर सकते हैं कि किस इलाके में क्राइम ज्यादा है और आपको क्राइम एडवाइजरी मिल जाती है। आप कोई ड्राइविंग टेस्ट सेंटर ढूंढना चाहते हैं, आप ये ढूंढना चाहते हैं मेरा मुतल्लिका थाना कौन सा है, तो ऑल दीज सर्विसेज आर अवेलेबल एंड सो मच सो कि हमारे जो खिदमत मराकज़ हैं उनमें एक ओवरसीज
के लिए भी एक सेक्शन है। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं यूएसए में, यूके में, किसी भी दुनिया के मुल्क में हमारी इस ऐप के थ्रू अपनी कंप्लेंट ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमारे पास भिजवा सकते हैं। तो वी हैव गॉन आई थिंक वेरी वेरी डिजिटल, और इसका पर्पस ये नहीं है कि हम ये कहें कि हम डिजिटल हो गए। इसका पर्पस ये कि वी वांट टू गिव एज मच एक्सेस टू द सिटीजंस एज पॉसिबल, ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो। ठीक है सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप मुझसे बतौर एक शहरी बात करें तो मैं रवैया, पुलिस का रवैया कितनी तवज्जो सर इस पे आपने दी है? क्या आपने अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर जो आपकी पुलिस एहलकारों की ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है, ऑफिसर्स फिर भी दे साउंड बेटर, दे बिहेव बेटर समहाउ, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मल एक जो पुलिस वाला है उसके रवैये की बात करते हैं, शहरियों की जानिब हद तक कामिल है बहुत सारे केसेस के अंदर, नॉट इन एवरी केस ऑब्वियसली। एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि आवाम की इसीलिए नाला नजर आती है, उस पर रोब डालते हैं, वर्दी का गलत इस्तेमाल कुछ लोग भी करते हैं, कुछ लोग पिनलाइज हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते उस रेडार के अंदर। पुलिस वालों के रवैये को बेहतर करने के लिए इनकी ट्रेनिंग के अंदर क्या किस किस्म की कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स आपने ऐड किए हैं, इस पे क्या काम हुआ है, जरा इसके बारे में हमें बताइए कि आवाम करीब आए, पुलिस से डरे ना, पुलिस को देख के तहफ्फुज़ का एहसास हो उनको। देखिए जो बिहेवियर है, दिस इज दी कोर मैं समझता हूँ एलिमेंट, क्योंकि आपको हमेशा ये याद रहता है कि किसी ने आपको कैसे ट्रीट किया था। तो हम लोग जो पुलिस का बिहेवियर है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड मल्टीपल इनिशिएटिव्स एंड मल्टीपल जो मेजर्स हैं हम लोगों ने ली हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी के टूल्स को यूज करते हुए वी स्टार्टेड विद द वेलफेयर ऑफ द पुलिस, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉइज वेलफेयर, एम्प्लॉइज हैप्पीनेस, इसका एक कॉन्सेप्ट है इस वक्त दुनिया के अंदर। अगर आपका एम्प्लॉय खुश है, अगर आप खुश हैं जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं, तो आपका रवैया दूसरे लोगों से जो आपके क्लाइंट है वो बेहतर है। अगर आपके प्रॉब्लम्स को आपका इदारा एड्रेस कर रहा है तो फिर आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को जाके एड्रेस करेंगे। अगर आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो आप दूसरों को जाके रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे। हमने एक पूरा प्रोसेस जो है पुलिस की बिहेवियरल चेंज के लिए अनलीश किया है। हमने 14,000 जो पेंडिंग प्रमोशंस थी वो की हैं। हम अपना वेलफेयर का फंड है जिसके अंदर हम अपनी तनख्वाह से 3% पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, हर पुलिस ऑफिसर करता है, उससे हमने 175 करोड़ रुपया इस साल इन 10 महीनों में पुलिस की वेलफेयर पे खर्च किया है, जिसमें 70 करोड़ जो हैं वो पुलिस के बच्चों की एजुकेशन पे सर्व किया है। इसके अलावा हमारे पुलिस वालों के जो बच्चे हैं, 2000 बच्चे हमने रजिस्टर किए हैं जो कि जिनको हम एबनॉर्मल या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहते हैं, उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई है। हमने पूरी 2,10,000 फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग कराई है और जिनकी बीमारियां हैं मुख्तलिफ किस्म की, उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक ट्रीटमेंट रेजिमेन में डाला है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग की आपने बात की, हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, दे आर अंडरगोइंग अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। अभी 2400 यंग फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को हमने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत विक्टिम सपोर्ट की ट्रेनिंग दी है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब विक्टिम हमारे पास आता है तो उसको जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, जो उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, तो वो ज्यादा अपनी तकलीफ, उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। अच्छा सर, जब भी ऐसी कतई कलामी की माजरत, जब भी ऐसी कोई डेवलपमेंट की जाती है फिर उसका एक एनालिसिस का तरीकाकार भी होता है, उस पर एक चेक एंड बैलेंस भी होता है। जैसे हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अगर कोई सर्टेन ट्रेनिंग होती है तो उसके बाद फिर उसका एक क्विज भी होता है, फिर उसके ऊपर एनालाइज भी किया जाता है कि किसने इस पे मुकम्मल अमल किया या नहीं। वो इंटरनल मैकेनिज्म क्या है आपकी फोर्स के अंदर, जिसके बाद आप अंदाजा लगाते हैं कि ओके हमने 14,000 मुलाजमीन के लिए ये किया या उस पर हमने इतने पैसे स्पेंड किए, इसका रिजल्ट कैसे आया? उसके लिए कोई इंटरनल मैकेनिज्म भी बनाया है आपने जिसके आपको पता चले कि पुलिस फोर्स में पहले से बेहतरी आ रही है, खासतौर पर उसके रवैये में? देखिए, इंटरनल मैकेनिज्म जो हमारा है, हमारा एक बड़ा इलेबोरेट सिस्टम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेजर करने का। हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है, हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हमने एक नया इनिशिएटिव लिया, खिदमत मराकज़ हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया है, या हमने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ बनाए हैं। वो जो तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हैं उनकी रेगुलर मीटिंग एवरी सैटरडे द इंस्पेक्टर जनरल हिमसेल्फ एक तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के स्टाफ को बुलाते हैं, और जो लोग जिन लोगों के मसाइल को तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में एड्रेस किया है उनसे वो पर्सनली मिलते हैं। ही गेट्स द फीडबैक फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। और मैं ये इंस्पेक्टर जनरल की बात करता हूँ, और आप अंदाजा करें कि जो वहाँ बैठा डीपीओ है, वहाँ जो बैठा आरपीओ है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है कि जो एक इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है जिसकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली आईजी साहब मॉनिटर करेंगे, वो उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर ना करें। तो वी आर डूइंग थिंग्स हैंड्स ऑन, और ये हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस होता है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, दूसरी जानिब अभी आपने बात भी की खिदमत मराकज़ के हवाले से, एक मिसाक जो मरकज़ है उसके हवाले से भी हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। इंटरफेथ जो हार्मनी है, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोगों को इम्पैक्ट भी करते हैं, उस पर इफेक्ट भी होता है। पुलिस डिपार्टमेंट को लोग ऑब्वियसली जब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस डिपार्टमेंट की, तो बहुत सारे कंसर्न्स भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। इनको एड्रेस करने के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं मिसाक सेंटर्स को लेकर अगर मैं बात करूं? देखिए, जो बेस्ट मॉडल है पुलिसिंग का दुनिया के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पुलिसिंग। उसको कम्युनिटी पुलिसिंग भी कहते हैं कि आप कम्युनिटी के साथ इंगेज करते हैं, इन एडवांस आप चेक करते हैं कि इस एरिया में किस किस्म का कोई प्रॉब्लम पनप रहा है जो कल को क्राइम की सूरत इख्तियार कर सकता है। हमने उस मॉडल को फॉलो करते हुए ये किया कि मिसाक सेंटर बनाए। पहले पुलिस ये करती थी कि माइनॉरिटीज के जो प्रॉब्लम्स होते थे, अगर माइनॉरिटी में और मेजॉरिटी कम्युनिटी में कोई झगड़ा हो गया, कोई इशू हो गया, तो हम पर्चा दर्ज करते थे, कार्रवाई करते थे। फिर हमने सोचा कि पर्चे दर्ज करना और प्रोसिक्यूशन हर मसले का हल नहीं है। ये जब प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं तो वी शुड आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ द ट्रबल। तो हमने अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिसाक सेंटर बनाए। मिसाक का मतलब ये मिसाक वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना बनाई तो गैर मुस्लिमों के साथ किया। पाकिस्तान के अंदर भी आइन जो है वो अक़लियतों की प्रोटेक्शन का जिम्मेदार है। तो फिर हमने वो सेंटर्स बनाए। उन सेंटर्स के अंदर ही हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में उन सेंटर के अंदर हमने वो पुलिस ऑफिसर्स डिप्यूट किए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारा क्रिश्चियन या हिंदू पुलिस ऑफिसर है या किसी और सिख बरादरी से मुतल्लिका है और वो पुलिस में भर्ती है, तो उन लोगों को हमने वहां डिप्यूट किया ताकि उनकी जो कम्युनिटी है उनसे बात करते हुए विदाउट रिलक्टेंस बात करें। वो अपने इश्यूज लेके आते हैं, उन इश्यूज को इन एडवांस सुना जाता है। वहां पे तमाम हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के तमाम मसालिक हैं, वो उनके लोग जो हैं उस मिसाक काउंसिल का हिस्सा हैं, तो वो बैठ के लोकल सतह पे अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो पर्सनल लोगों की जाती जो अनाद और दुश्मनी या इख्तिलाफ की वजह से मजहबी रंग इख्तियार कर जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उनको सॉर्ट किया जाता है ताकि कल को ये ब्लो अप ना हो। ठीक है, जहां पे हम अपने पुलिस के महकमे पे तनकीद करते हैं, तनकीदी सवालात आपसे करते हैं, वहीं पे मुझे ये भी मालूम है कि आपके मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें पुलिस के लॉजिस्टिक के मसाइल हैं, फंडिंग के मसाइल हैं, जो मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं उनके बेसिक राइट्स के मसाइल हैं। वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं, तनख्वाहों की मद में, छुट्टियों की मद में बहुत टफ लाइफ होती है, फैमिली लाइफ सफ़र करती है, शहीद हो जाएं तो उतना बैकअप नहीं होता। इस सिलसिले में कितना चैलेंजिंग है पंजाब पुलिस के लिए अपनी फोर्स को मैनेज करना, और क्या हुकूमती सपोर्ट मुकम्मल तौर पे मौजूद है, या इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है जिससे हमारे जो पुलिस के अपने अफसरान हैं या पुलिस के अपने जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से सर्व कर सकें? इस बारे में भी बताइए हमें। Thank you very much for asking this. I really appreciate that. I'm happy to report कि इस वक्त ये जिस साल में हम बैठे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट हासिल है। हमारी जो अपना, जैसे मैंने पहले बताया कि अपने वेलफेयर फंड से हमने तकरीबन 100% अपनी स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा कर दी है, और उस वेलफेयर फंड की हमने जो इनकम है पहले से इंक्रीज की है। अभी हम पूरे पंजाब के तमाम जो थाने हैं 31 दिसंबर तक इनको स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बना देंगे। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन एक तरह का स्मार्ट पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर हर चीज की टाइम लाइन्स हैं और वो देखने में अच्छा है, वहां पे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, वहां पे बेटर ट्रेन्ड पीपल। तो हमारी ये कोशिश है कि इस साल के एंड तक 31 दिसंबर तक हमारे 732 पुलिस स्टेशन 37 पुलिस स्टेशन सारे के सारे स्पेशल इनिशिएटिव होंगे, एंड वी विल ओपन दोज पुलिस स्टेशन फॉर पब्लिक विजिट्स। जैसे आप कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसकी ऑफिसेज लोगों के विजिट के लिए खोल दें, हम पुलिस और कम्युनिटी का डिस्टेंस कम करना चाहते हैं। अब इन स्पेशल पुलिस स्टेशन के लिए जो फंडिंग है वो कहाँ से आएगी, क्योंकि पुलिस तो अपने आप को फंड नहीं करती, वो गवर्नमेंट करती है। एंड इस साल हमें गवर्नमेंट की जो मैसिव सपोर्ट मिली है अपने इनिशिएटिव्स को फंड करने की, नई गाड़ियां भी हमें मिली हैं, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बन रहे हैं। हमारे और भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको पुलिस जो गवर्नमेंट है विद इन देयर बजटरी एलोकेशन जो बेस्ट पॉसिबल फंडिंग है वो वी आर गेटिंग दैट, एंड वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट दैट। और इस चीज को हम, इसका बेनिफिट हम लोगों तक देना चाहते हैं, क्योंकि आईजी साहब जब भी अपनी फोर्स से बात करते हैं कि मैंने आपके लिए ये काम किए हैं, आपकी वेलफेयर में ये काम किए हैं, तो वो कहते हैं इसका एक ही मकसद है कि ये जो आपको
वेलफेयर है, इसका बेनिफिट सिटीजन लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, और बड़े इफेक्टिव हैं, हम उनको देखते हैं, हम ट्रीट पीपल जी। हमारी बात भी है, मैं यहाँ पे आपकी ट्विटर टीम को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा। सोशल मीडिया की जो है, दे रिस्पॉन्ड टू सर्टेन क्वेरीज ऑन ट्विटर, बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। हाँ, समटाइम्स आपको कुछ चीज हो तो क्यों मैं आपको आपकी इजाजत से आपकी 30 सेकंड्स आए आप कि दुनिया की कोई पुलिस कम्युनिटी के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकती, और जरूरी है कम्युनिटी ट्रस्ट करे पुलिस को। हमने कम्युनिटी और पुलिस का जो गैप है ब्रिज करने के लिए एक मैसिव इंटर्नशिप प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया। अभी तक हम 4000 पूरे पंजाब में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस ट्रेन कर चुके हैं। अच्छा। हम 3500 सर्टिफाइड इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दे चुके हैं। अभी लास्ट वीक 670 यंग जर्नलिस्ट हमने। ग्रेट इंशाल्लाह कभी जब भी मौका मिले सर, बनफ्से नफीस जरूर हाजिर होंगे, और जरूर आप जो बात कर रहे हैं उसको जरूर हम चाहेंगे कि विटनेस भी करें। थैंक यू वेरी मच। कोशिश की इस स्मॉल सेशन के अंदर शहजादा सुल्तान साहब, AIG पुलिस, AIG ऑपरेशंस पंजाब, उनसे हम बात करें और उनसे हम पुलिस के जो पॉजिटिवली चीजें ऐड हुई हैं उस पर भी बात करें, और टेक्निकली जिन मसाइल का शिकार पुलिस है उस पर भी हम बात करें। हम ये सेशंस करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी, अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट खला के उस पार, जिसमें आज बात हो रही है कि तमाम सैयारों की दुरुस्त मालूमात कहां से मिलेंगी। देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। खला के उस पार के हवाले से एक कहानी आपने पिछले दिनों सुनी होगी कि एक सैयारा है जिस पर ज़िंदगी दरियाफ्त हुई है, और इसके हवाले से बहुत सारी खबरें मीडिया का हिस्सा थी। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सा सैयारा है जिस पर ज़िंदगी दरियाफ्त हुई है, और ये किस हद तक दावा जो है वो दुरुस्त है। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, यानी एक्सोप्लैनेट्स जिनको हम खारजी सैयारे कहते हैं, ये क्या होते हैं? खारजी सैयारे वो सैयारे जो हमारे शमसी निज़ाम से बाहर वाक़ होते हैं, यानी बाहर किसी और स्टार या किसी और सितारे के गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं, उनको हम खारजी सैयारे कहते हैं। और खारजी सैयारे की जो दरियाफ्त है, यानी सैयारों की जो दरियाफ्त है, इनका सिलसिला 1992 से स्टार्ट हुआ, पहला खारजी सैयारा जो दरियाफ्त किया गया, और उसके बाद अब तक तकरीबन 5500 से ज़ायद सैयारे जो हैं वो दरियाफ्त हो चुके हैं। इसके हवाले से हमने एक सेगमेंट किया था कि अगर आपको जब भी खारजी सैयारों के हवाले से मुकम्मल आगाही हासिल करनी हो, 5500 सैयारों में से एक सैयारे को देखना हो या जानना हो, इसके हवाले से एक्सोप्लैनेट्स का जो एक पूरा पेज है नासा की वेबसाइट पे, उस पर आप जाइए तो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे वो तमाम सैयारों की तफसीलात आ जाएंगी। तो हम उसी सेगमेंट के तनाजुर में बात करेंगे कि एक्सोप्लैनेट्स का, जिस तरह आपको बताया था कि आपने किसी खारजी सैयारे के बारे में मालूमात लेनी है तो वहाँ पे सर्च में लिखिए और वो आपको मुकम्मल तौर पे तफसीलात दे देगा। तो ये जो सैयारा है जिसके हवाले से ज़िंदगी की दरियाफ्त के हवाले से दावा किया जा रहा है, इसका नाम है K2-18b। K2-18b जो है ये एक सितारे के गिर्द गर्दिश कर रहा है, और जो सितारा है उसको कहते हैं K2-18। K2-18 के गिर्द ये जो K2-18b है, इसकी गर्दिश 33 दिन में मुकम्मल होती है। तो जब आप उसकी सर्च में जाएंगे तो वो आपको बहुत सारी ऑप्शंस देता है। इसमें बहुत खूबसूरत तरीन ऑप्शन ये है कि दुनिया में जितने भी खारजी सैयारे जिस वक्त तक दरियाफ्त हो चुके हैं, उसके हवाले से सबसे पहले जो सवाल हमारे जहन में आता है वो ये है कि ज़मीन से कितना बड़ा या छोटा है। तो उसके हवाले से वही ऑप्शन होती है जहाँ पे आप देख लेते हैं। तो K2-18 जो है ये ज़मीन से तकरीबन 8.5 गुना बड़ा है, और इसी तरह जो इसका स्टार है वो सूरज, फिर हमारा ऑफकोर्स किसी स्टार की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो सूरज से कितना बड़ा है या सूरज से कितना छोटा है। तो K2-18 जो सितारा है ये 45% इसका जो रेडियस है वो कम है। सो अब जब हम सन से कंपैरिजन करते हैं या ज़मीन से कंपैरिजन करते हैं तो हमारे ज़हन में एक शक्ल आना शुरू हो जाती है, और फिर हम भूलते नहीं हैं। जब हम बच्चों को भी दिखाते हैं तो वो बच्चे भी कभी नहीं भूलते। तो K2-18 के हवाले से बात करते हैं। K2-18 बुनियादी तौर पे एक ऐसा सैयारा है जो दरियाफ्त 2015 में हुआ। 2019 में सबसे पहले दावा किया गया, क्लेम आया। उस वक्त तक जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये नहीं गई थी, तो उस वक्त एक क्लेम आया था ज़िंदगी के हवाले से, और ज़िंदगी के हवाले से भी नहीं, बुनियादी तौर पे वो वाटर, ये जो आबी बुखारात हैं, इनके हवाले से था कि वहाँ पे जो पानी है उसके कुछ शवाहिद मिले हैं, और इसके हवाले से खबरें जो हैं वो अखबारों की ज़ीनत बनी थी, और ये 2019 की बात है। उसके बाद ये कहा गया था कि इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश जो है ये किसी बहुत अच्छी टेलीस्कोप से हो सकती है। और उसके बाद आपको मालूम है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप चली गई यहाँ से 15 लाख किलोमीटर दूर, तो L2 के मकाम पे, और अब वो वहाँ पे काम कर रही है। और ये जो नई दरियाफ्त है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का कारनामा है। इसने हमें बताया है कि कुछ ऐसे मालिक्यूल्स इसने दरियाफ्त किए हैं जिनको आप कह सकते हैं कि कार्बन बेयरिंग
मालिक्यूल्स हैं जो कि कार्बन जो है आपको पता है कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक अलामत है, और एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस, एक बहुत अहम कदम है। और जिस मालिक्यूल की हम बात कर रहे हैं उसको DMS कहते हैं। अगर हम ज़मीन के हवाले से देखें तो ये जो समंदर है, समंदर के नीचे ये जो माइक्रोस्कोपिक लाइफ है, इस लाइफ के हवाले से यानी इसका ये एक नागुज़ीर हिस्सा है। तो एक बड़ी एक अहम सिग्निफिकेंस, एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है। एक प्रॉब्लम ये बनता है कि जो जितने भी खारिजी सैयारे हैं, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं या इसकी जो एटमॉस्फेयर की जो स्टडी है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और उसकी मुश्किल की एक वजह यह है कि ऑफकोर्स हर खारिजी सैयारा जो है वो किसी सितारे की गिर्द गर्दिश कर रहा है, और जो सितारे की लाइट है, रोशनी है, वो इतनी ज़्यादा है और बेशक ये रिफ्लेक्ट करती हो, लेकिन इसका जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ये सबसे पहली मुश्किल है जो कि 5,500 सैयारों के स्टडी करने के हवाले से है। एक और अहम चीज़ ये भी है कि हमारी अमूमी तौर पे हमारी कोशिश रही है कि जो रॉकी प्लैनेट्स हैं, लाइफ जो है वो वहाँ ढूंढी जाए। जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे अपने शमसी निज़ाम में मरकरी है, उसके बाद वीनस है, फिर ये ज़मीन है, फिर मरीख है, तो ये रॉकी प्लैनेट्स हैं। जब हम खारिजी सैयारों के हवाले से भी ज़िंदगी की शवाहिद ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारी पहली तरजीह जो है वो रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब साइंटिस्ट ये समझते हैं कि कोई और सैयारे किसी पे ज़िंदगी का वो तस्वुर जो हमारे ज़हनों में है, ज़िंदगी उससे मुख्तलिफ भी हो सकती है और वो ज़िंदगी कहलाई जा सकती है। इसके हवाले से आपको एडवाइस करूँगा कि नेटफ्लिक्स पे एलियंस नाम की गालबन एक पूरा सीज़न है, जिसमें जो फिल्म मेकर है, ये उसके तख़य्युल का कमाल है कि उसने इमेजिन किया है कि ज़िंदगी किस कदर मुख्तलिफ हो सकती है। वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो सकती है, वो हम सोच भी नहीं सकते और उसको ज़िंदगी कहा जा सकता है। तो इस हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़िंदगी की डेफिनेशन है वो हम इस अर्थ पे रहते हैं और इस हवाले से जितनी हमने लाइफ को स्टडी किया है हम इसको लाइफ कहते हैं, बट क्रिएचर्स और लाइफ और ये तमाम चीज़ें हो भी सकती हैं और बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो इस हवाले से जो इसको मिनी नेपच्यून कहते हैं, ये जो K2-18 है, तो इस पे जो लाइफ है इस बहुत ही अभी हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं, बट DSL मालिक्यूल का दरियाफ्त होना जो है वो किसी हद तक हमें बताता है कि यहाँ पे समंदर हो सकता है, यहाँ पे कार्बन और मीथेन जो है वो उसकी दरियाफ्त हुई है। इसके अलावा जो है इसमें अभी बहुत ज़्यादा स्टडी होना बाकी है, जिसके बाद ये हमें मालूम होगा कि एक्चुअली वहाँ पे अगर लाइफ है भी और हो सकता है कि माइक्रोस्कोपिक हो, तो उसके खद्दो खाल क्या है और उस ज़मीन से क्यों कर और किस कदर मुख्तलिफ है। इसके जब ज़मीन के साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो इसका जो रेडियस है वो तकरीबन 14,271 किलोमीटर है, और जबकि दूसरी तरफ ज़मीन जो है वो 6,371 है। जब हम कशिश शकल की बात करते हैं तो 11.57 मीटर पर सेकंड है K2-18b की, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड अगर आपको याद है तो ज़मीन की है। और यहाँ पे हमें थोड़ी सी हैरत होती है कि अगर वो इतना बड़ा है, इस कदर बड़ा सैयारा है, तो ग्रेविटी में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि डेंसिटी जो है उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी ज़मीन जो है क्योंकि रॉकी प्लैनेट है, डेंस है, इसकी वजह से इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। सो एनीवे, ये जितना भी कंपैरिजन है उसका ज़मीन के साथ और सूरज के साथ, उसके सितारे का अपने सूरज के साथ, उस सैयारे का अपने सैयारे यानी ज़मीन के साथ, इसके लिए आपको एक्सोप्लैनेट्स की जो पेज है उस पर जाइए और डिटेल स्टडी कीजिए। तो K2-18b या K2-18 सितारा जो है इसके हवाले से खुद भी आगाह हों, बच्चों को भी आगाह कीजिए। इस इंटरेक्टिव पेज पर जाइए और ये जिस खूबसूरती के साथ आपको ये तमाम 5,539 खारिजी सैयारों के हवाले से मालूमात देता है, वो मालूमात लीजिए, अपने बच्चों को दीजिए ताकि उनके अंदर खला की साइंस के हवाले से जो है वो दिलचस्पी पैदा हो और शौक़ पैदा हो। और देखते रहिए खला के उस पार। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आपको दिखाते हैं सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज बता रही हैं उर्दू के फरोग के लिए आइन अदब के अनोखे अंदाज के बारे में। गज़ल के इर्तकाई दौर में हुस्न और इश्क ही इसका मौजू था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें वुस्अत आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गज़ल की, इश्क की और हुस्न की बात आखिर क्यों कर रही हूँ। तो वो इसलिए कि मैं आज आई हूँ आइन अदब की जानिब से गज़ल की तारीख़ जानने के लिए और यहाँ पर कुछ शानदार और बेहतरीन सी परफॉर्मेंसेस देखने के लिए। तो सोचा क्यों ना
आपको भी इस गज़ल नाइट में शामिल करें। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अली मजहर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं आज की इस शाम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अली, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ बताएं, ये जो गज़ल नाइट है इसका ख्याल कैसे आया और आपका ये जो वेंचर है आइन अदब, इसको बनाने का मकसद क्या है? तो ये था कि हम नौजवान नस्ल को उर्दू शायरी से नसर से रूशनास कराएं। आपको पता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, ख़ास तौर पे स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में अब उर्दू ज़बान से दूरी जो है वो काफ़ी वाज़ेह है। मैं ख़ुद क्योंकि दरस व तदरीस से मुंसलिक हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमें कोई ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिसमें हम अपनी नौजवान नस्ल को शायरी के, नसर के सारे रमूज़ बड़ी सिंपल और आसान ज़ुबान में समझा सकें। और आपने ख़ुद भी देखा कि कितनी आसान ज़ुबान में लोगों को मौसीकी के हवाले से, गज़ल के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई। तो अली, अब तक आपका ये जो वेंचर है आइन अदब, कितने इवेंट्स करवा चुका है और रिस्पांस कैसा? जी, शुरू में तो जाहिर है कि इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था, तो पिछले 5-6 सालों में हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए हैं। 2 साल से हम फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट का चल रहा है वर्ल्ड सिटी का लाहौर इवेंट, उसमें हमने परफॉर्म किया है और आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों में रुझान बढ़ रहा है। अपने स्टूडेंट्स में उर्दू से मोहब्बत जो है वो किस तरह से उजागर करते हैं? बच्चों का मुझे लगता है या स्टूडेंट्स का इतना कसूर नहीं है जितना माँ बाप का है। अच्छा। और जब तक माँ बाप अपने माजरत खाना रवैया उर्दू को लेके रद्द नहीं करेंगे, हम बच्चों को जो है वो इस चीज़ का शऊर नहीं दे सकेंगे कि उर्दू हमारी ज़ुबान है और हमें इसको बोलने में किसी किस्म की आर या हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। ओके, आज आप गज़ल नाइट एंजॉय करने आए हो, तो क्या कहोगे आज की इस रात के बारे में? आज की नाइट काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। मैंने काफ़ी कुछ सीखा आज, लाइक मक्ता एंड ऑल। मुझे इस बारे में नहीं पता था पहले। अपने जैसे यंगस्टर्स को कुछ कहना चाहोगे? आप लोग उर्दू तहज़ीब की तरफ आएँ। बाकी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उर्दू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इस कंट्री में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी भाई, समय बिल्कुल ठीक। अच्छा अकबर, मुझे ये बताएं कि एक सिंगर जो है वो उर्दू को किस तरह से प्रमोट कर सकता है? गज़लियात के ज़रिए ही प्रमोट कर सकता है, क्योंकि गज़ल में बहुत सारी गुंजाइश है उसको लोगों तक पहुंचाने की। मतलब आपकी कंपोजिशन है, आपकी अदायगी है, तो शायरी का चुनाव है, ऐसे शायरों को चुना जाए जो कि लोग ऑलरेडी उनको पसंद करते हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि उसको इस वे में जाके उसको प्रमोट किया जा सकता है। तो अकबर, आपका कोई न्यू सिंगल मार्केट में आने वाला है नियर फ्यूचर? अभी रिसेंट मेरा और मेरे बड़े भाई जावेद बशीर जी का एक नया सिंगल आ रहा है, दूर रहना। थोड़ा सा आप उसकी कुछ लाइंस यहाँ हमारे लिए गा सकते हैं? मैं बिल्कुल गा सकता था, लेकिन अभी वो बिल्कुल क्या कहते हैं कि इन प्रोसेस है। कोई और गज़ल, कोई और चीज़ जो आप सुनाना चाहें? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, प्रोग्राम अच्छा कामयाब हो गया, बहुत रिलैक्स्ड हूँ। आप उर्दू के रुझान के लिए बहुत काम कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका में भी आप बहुत काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। बेटा, इस तरह के हमने 70-75 प्रोग्राम पूरी दुनिया में किए हैं, कवाली पर, गज़ल पर, ठुमरी पर, कथक पर, क्योंकि ये हमारी सकाफत, हमारी शनाख्त है। मुझे, मेरे देखने वालों को गज़ल की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताएं। गज़ल की इब्तदा 7वीं सदी मुल्क अरब में हुई, जहाँ ये कसीदा से निकली। वहाँ कसीदे में 3 हिस्से थे, नसीब, राहील और नज़्म। नसीब में रोमांस का, इश्क का, मोहब्बत का, प्यार का, खूबसूरती का जिक्र था। नसीब में इंसान की तन्हाई का, उदासी का और अपने कबीले का जिक्र था, और फिर उसके बाद कसीदा आता था। तो कुछ 100 साल के इर्तिका के बाद बनो उमैया तक नसीब कसीदे से अलग होकर गज़ल बन गया, और उसके बाद गज़ल बनो उमैया के दौर से लेकर बनो अब्बास के दौर में ईरान में आई और फ़ारसी में गज़ल कहना शुरू हुई, जहाँ पर हाफिज़ ने और रूमी ने गज़ल कही। और जब फ़ारसी ज़बान में गज़ल लिखी गई तो इसमें मतले की इब्तदा हुई, तखल्लुस की इब्तदा हुई, इसमें रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ, इसमें हर शेर को ऑटोनमस बनाया गया, और जो पाबंदी थी कि दोनों मिसरे शेर के एक मुकम्मल फ़िक्रा बनाएं, वो पाबंदी उठा दी गई। उसके बाद 13वीं-14वीं सदी में, बल्कि 12वीं से लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के इलाके में गज़ल आना शुरू हुई, और 17वीं-18वीं सदी में उर्दू ज़बान में बाकायदा गज़ल लिखी जाती है। क्या बात है। तो मौसीकी की दुनिया में गज़ल की अहमियत कब वाज़ेह हुई थी? 19वीं सदी में पारसी थिएटर के साथ गज़ल गाई जाने लगी। जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड आए, फोनोग्राफ्स आए, तो उनकी ड्यूरेशन 3-1 मिनट थी, जिसमें ख़याल, ठुमरी और दूसरी असनाफ गाना मुश्किल था, लेकिन गज़ल 3 मिनट में गाई जाती थी। तो फिर उसके बाद
हमारी दुख्तरान बाम जिन पर बड़ा जुल्म किया क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने और अंग्रेज़ी सरकार ने, उन्होंने अपने आप को एक वेनियर बनाने के लिए रिस्पेक्टेबिलिटी का गज़ल लिखनी और गज़ल गानी शुरू की। और फिर नवाब वाजिद अली शाह ने लखनऊ में अपने कोर्ट में गज़ल को लिखा, गाया और गवाया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। गज़ल के बारे में आज अबू हुरैरा ने क्या सीखा? हमें तो पहले पता ही नहीं था कि उर्दू लैंग्वेज इतनी जो उसमें वुसअत है। अब हमें यहाँ पे आके भी जो नरेटर से सारे उन्होंने बताया कितना गज़ल की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी हिस्ट्री है इसकी। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि हम उर्दू लैंग्वेज को फ़रोग दें, उर्दू लैंग्वेज को भी अडॉप्ट करना चाहिए। हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े जाते हैं लेकिन उर्दू लैंग्वेज को हम। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। हम आज बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और इसके साथ साथ एजुकेशन में। भारत दुनिया में आबादी के लिहाज से पहले, जबकि चीन दूसरे, अमेरिका तीसरे, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर। पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2044 तक 42,044 तक अगर यही रफ्तार रही तो पाकिस्तान की आबादी दुगना हो जाएगी, जिसके जो इम्पैक्ट है, जिसका जो मसाइल है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पाकिस्तान की जो बेशतर आबादी को आपको पता है अभी भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हासिल नहीं है। बेरोज़गारी है, गुर्बत है, दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की जो हम ओवरऑल कुल आबादी की बात करें उसका 60% से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल है। और आबादी में जो बेहंगम इजाफा है इसके बायस बहुत सारे नौजवानों की जो बड़ी तादाद है वो गुर्बत, अदम मसावात के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, जबकि ह्यूमन राइट्स, बेसिक तमाम चीज़ों की खिलाफ वर्जियों का शिकार है। दुनिया भर में जहाँ बढ़ती हुई आबादी के हवाले से बात करते हैं तो खुराक की कमी हो, इलाज हो, रिहाइश हो, तालीम हो, बुनियादी अशिया की जो फराहमी हो, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जबकि इनके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, माहौलियाती तब्दीली, हम क्लाइमेट चेंज को बात करें, उसकी बहुत सारे मसाइल हैं और ये अरूज पर पहुंच रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तालीम है इसके मैदान में भी खासा असर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको हम क्लासरूम्स या स्कूल्स के अंदर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है और अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल्स जाते नहीं हैं, जिनको एजुकेशन मैसर नहीं है। तो आबादी बढ़ने के साथ साथ ये चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। बिल्कुल, ये 44% तक तलबा को इनफरादी तवज्जो की कमी का सामना करना पड़ रहा है, एक रिसर्च कहती है। और ये भी रिसर्च कहती है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 12 मिलियन लड़कियां और 21 मिलियन से जायद लड़के स्कूल से बाहर हैं। करोड़ों में बनती है ये तादाद। 2015 तक बलूचिस्तान में 81% खवातीन ने तालीम, जो प्राइमरी तक तालीम है, ये मुकम्मल नहीं की। इस बढ़ते बहरान पर काबू कैसे पाया जाए, इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो तालीमी बेदारी है, इसके साथ साथ खानदानी मनसूबा बंदी पर तवज्जो कितनी इंपॉर्टेंट है। आबादी के सैलाब को मैं कहता हूँ जो खसो खाशाक की तरह बहा कर लेके जा रहे हैं हमारे तमाम वसाइल को, इनको कैसे रोका जाए। हमारे साथ शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा मौजूद हैं जो कि SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर रही हैं, यूथ अफेयर्स के ऊपर पॉलिटिशियन है और यंग पॉलिटिशियन है, तो वो मसाइल को ज़रा करीब से समझती भी हैं। तो हम उनसे ये बात कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, मसाइल की आगाही या निशानदेही किस हद तक है, क्योंकि जब तक बीमारी को डायग्नोज नहीं करेंगे उसकी हम हल नहीं कर पाएंगे। सो शिजा साहिबा से हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच शिजा में ज्वाइन करने के लिए। मुझे सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो हमारा बुनियादी मसला है, क्या हुकूमती सतह के ऊपर या फैसला साज जो हमारी कुव्वतें हैं उनकी सतह के ऊपर इदराक है कि हम इस वक्त इस तनासुब में, आबादी और तालीम का जो तनासुब है जो बिगड़ चुका है काफ़ी हद तक और कितनी खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं, इदराक मौजूद है फैसला साज जो इदारे या कुव्वतें हैं उनके पास, उनको पता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस बात का पता भी है, रियलाइजेशन भी है। और मेरे ख्याल से कि जो अभी इस सेंसस में जो हमारा ग्रोथ रेट आया है आबादी के हवाले से, उसमें हम सबको काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ के बारे में अलर्ट भी किया है और अलार्म भी किया है। और ये जब सेंसस हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिजल्ट सामने आ रहे थे, तो मैं चूँकि प्लानिंग मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी में भी थी, तो वहाँ पे टाइम एंड अगेन जो है वो इसके ऊपर बात हो रही थी कि ग्रोथ रेट जो है वो बहुत बढ़ रहा है। और अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा, इसी परसेंटेज से बढ़ता रहा, तो हम प्रोबेबली 2030 में we might be doubling our population. My goodness. And ये जो है बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। एंड मेरे ख्याल से कि
हर शख्स जो ये बात सुनता है, ख़ास तौर पे जो लोग इक़्तिदार में हैं, हमारे साथ हुकूमत में थे, चाहे वो मिनिस्टर थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर थे, सबको ये बात जो है वो बहुत कंसर्निंग है। डेफिनेटली ये अलार्मिंग बात भी है। शहज़ा साहिबा, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि अदराक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदराक के साथ साथ हमें इस पे इम्प्लीमेंट करना है। जो पॉलिसीज़ हमारे पास मौजूद हैं या मज़ीद हमें जिन पॉलिसीज़ पे अमल दरामद कराना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके हवाले से इम्प्लीमेंटेशन को लेके भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ इदराक से काम चलाएंगे फिर तो मामला इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। व्हाट डू यू थिंक कि किस लेवल के ऊपर पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, और जो पॉलिसीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उन पर इम्प्लीमेंट कराना भी तो किसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि फिर एजुकेशन या जिन मसाइल की हम बात कर रहे हैं ये अभी देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन फॉर द लॉन्गर रन ये बहुत ज़्यादा हमारे डैमेज कर सकते हैं, हमारे ओवरऑल सिस्टम को, आबादी को। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से। जो हमारा 2013 से 18 का टेन्योर था, उसमें तो मुझे याद है कि हमने बाकायदा तौर पे पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस की। अब हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से इसको एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी बना दिया जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और एक कंसेंसस क्रिएट करें, ताकि जो पॉलिसी बने उसकी इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस ना आए। तो और आप ये देखिए, ये चीज एक पता होना बहुत जरूरी है कि हर तरह के माइंडसेट का शख्स जो है वो सिर्फ हमारी आम आवाम में मौजूद नहीं होता, आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद होते हैं, आपकी कैबिनेट में भी मौजूद होते हैं, गवर्नमेंट में भी। तो सबको एक चीज पे लेके चलना जरूरी था। तो हमने एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस की नेशनल लेवल के ऊपर, और उसके अंदर हमने सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाया, एनजीओ को बिठाया, गवर्नमेंट खुद बैठी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठे, और सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस था वो ये था कि हमने सारे क्लरिक्स को ऑन बोर्ड करने की कोशिश की। और जब हमने पंजाब में ये एक एफर्ट की, तो पंजाब में मुझे अभी भी याद है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 85% और हमने सारे सेक्ट को भी और तमाम जितने भी फिक्र हैं उनके लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत की। तो about 85% लोग जो थे वो इवन द क्लरिक्स दे वर ऑन बोर्ड। उसमें कोई इतना हमें और साहब मुख्तसरन, चूंकि मैंने असद पे भी जाना है, असद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद शहबाज, मुख्तसरन अगर मुझे बताएं कि वो चीदा तजावीज़ क्या थी आबादी को रोकने के लिए, क्या तजावीज़ थी? कुछ है आपके माइंड में उस मुसवदे के अंदर या उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या तजावीज़ थी? जो हमारा कंसेंसस हुआ था जी, उसके अंदर ये था कि वी हैव टू बी कल्चरल, एक तो कल्चरल एंड सोशल सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। हम टर्मिनोलॉजी, जब हम कहते हैं हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, तो लोग उससे जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। पॉपुलेशन प्लानिंग के हवाले से बात करें, खवातीन की सेहत जो है, जो इस्लाम आपको कहता है कि खवातीन की सेहत बहुत जरूरी है, बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है, बच्चों की अच्छी सेहत बहुत जरूरी है। ये जब हम फैमिली प्लानिंग नहीं करते, जब ऊपर नीचे बच्चे पैदा होते हैं, तो हमारा मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी। ठीक है। मैं जरा आप जरा हमारे साथ ही रहिए। शहज़ा, आपकी इजाजत से जरा असद चूंकि हमारे साथ हैं, काफी देर से वेट भी कर रहे हैं, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा बिकॉज आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रही हैं। असद, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। ये जिस तरफ शहज़ा साहिबा ने इशारा किया, एक तो हमें सुनकर ये बेहतर लगा कि कम से कम कहीं ना कहीं इसका इदराक है इस मसले का, लेकिन एज अर्मना सेट सिर्फ इदराक से होगा नहीं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, उसका बनाया जाना और इम्प्लीमेंट होना। और क्लरिक्स की जो इन्होंने बात की, यस, सबसे बड़ी चीज हमारी राह में यही हायल आती है, क्योंकि चीन ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया एक सर्टेन पॉलिसी से, और उसमें उन्होंने इन्फोर्स किया उसको। आप चूंकि हेड ऑफ डेवलपमेंट हैं, आपका सिटीजन फाउंडेशन से ताल्लुक है, आपका क्या टेक है इस सारे मामले के ऊपर? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगी, इस वक्त जिस तरह मैडम ने बताया कि हमारे कोई 2.25 करोड़ बच्चे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अभी भी आउट ऑफ स्कूल है, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि 2.25 करोड़ बच्चा बहुत बड़ी चीज होती है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि अभी अंडर डेवलप कंट्री है और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वहां पर 2.25 करोड़ बच्चों का स्कूल से बाहर होना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और आप ये देखेंगे अगले 5 से 6 साल में अगर इन बच्चों को स्कूल में नहीं लाया गया, तो ये इनकी जो एज होती है, स्कूल गोइंग एज होती है, उससे बाहर हो जाएंगे, फिर आप इनको स्कूल में एनरोल नहीं कर सकते। और जिस तरह आपने बताया कि आबादी बढ़ती जा रही है, 2.25 लाख बच्चे हर साल जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर और आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये बात कहाँ जाके पहुंचेगी। इसमें तो 2.25 करोड़ आगे आबादी बढ़ती जाएगी। तो द सिटीजन फाउंडेशन कुछ नए स्कूल बना के, कुछ इंस्टीट्यूट स्कूल जो हमारे चल रहे हैं, उनके तवज्जो से हम कोई 2,86,000 बच्चा इस वक्त द सिटीजन फाउंडेशन के स्कूल में पढ़ रहा है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे पहले 1 साल के अंदर 50 नए स्कूल बनते थे,
अब हम 100 नए स्कूल बनाते हैं। तो ऐसा एक नॉन प्रॉफिट इदारा जो कि सारा चैरिटी पे चल रहा हो, वो पाकिस्तानी जो इस इदारे को चला रहे हैं, तो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हम किसी तरह काम कर सकते हैं। हमारी कोशिश भरपूर है कि हम इस सारे मसले को हल कर सके, लेकिन ये मसला बड़ा है कि सिर्फ एक इदारा इस पूरे मसले को हल नहीं कर सकता। अच्छा सर, जैसे आपने खुद कहा कि एक इदारा इस मसले का हल नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट, जिससे अभी शिजा साहिबा भी फरमा रही थी कि पॉलिसीज मौजूद हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जो पीयर प्रेशर है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। आपको इस सारे मामले में जो आप तालीम के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि सबको एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दिया जाए, क्या चैलेंजेस दरपेश आते हैं? अगर आप एज अ फाउंडेशन भी देखते हैं और आज स्टेट लेवल से भी अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट से कि आपको क्या चैलेंजेस हैं, वो भी अगर आप थोड़ा एड्रेस कर पाएं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो बने हुए स्कूल है उनको चलाना, और अगर हम नए स्कूल की बात करते हैं, हमारा बहुत ख्वाहिश भी है, दिल भी चाहता है कि हम नए स्कूल बनाएं और बच्चों को इनरोल करें, और वो इदारा जो चैरिटी पे चल रहा हो, वो खुद से कोई बिजनेस नहीं है, कोई इनकम जनरेशन नहीं है, तो कोई डोनेशन या फंड जो है वो गवर्नमेंट तरफ से नहीं आ रहे, तो हम ये सारे काम खुद नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ जो इस मुल्क में रह रहे हैं, हम उनसे कहते हैं कि यार आप कंट्रीब्यूट करें। चले हम मान लेते हैं कि यार गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, बाकी इदारे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एज इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम एज अ पाकिस्तानी एक ऐसी नेशन है जो कि हर मुश्किल में एक साथ जुट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और फिर ये एक ऐसी चीज जिसमें हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। सोचिए अगर ये 2.5 करोड़ बच्चा पढ़ जाए, ये किसी काबिल बन जाए, ये कल फैक्ट्रीज में काम करेगा, ये हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। इंडीड तालीम के कोई मुल्क है ना, वो ना डेवलप आगे नहीं। ठीक है असद, जरा आपकी इजाजत से इशिजा, ये जो जिन असद ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ इशारा किया है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि शायद नए स्कूल्स बनाना इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितने बने हुए सरकारी स्कूल या उस सिस्टम ऑफ एजुकेशन को रिफॉर्म करना ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि जो पावर स्टेट की होती है उसकी यूटिलाइजेशन से जो फायदा हो सकता है वो शायद एक तंजीम चाहे जितनी भी एफर्ट कर ले उतना नहीं हो सकता। इंडीड एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा 2013 से 18 के दरमियान आप लोग कंसिडर कर रहे थे इसको, इस पे बात हो रही थी, फिर हम अब तक किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुंचे? और इन केस अगर फ्यूचर के अंदर आपकी पार्टी को दोबारा ये मौका मिलता है, आप लोग हुकूमत में आते हैं, तो क्या पॉलिसी आपके जहन में है? क्या है ऐसा जो पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है? क्या चीन जैसा मॉडल फॉलो कर सकते हैं हम, या फिर उसके अलावा कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि उसके अलावा कम से कम मुझे तो बीइंग एक ऑब्जर्वर, मुझे तो कोई सोल्यूशन नजर आता नहीं है जब तक आप इन्फोर्स ना करें कोई चीज इस मामले में। देखिए, बात ये है कि वो जो मैं आपको बात कर रही थी, वो फिर हमने सूबों के साथ उस पर कोलैबोरेट किया, और हम क्योंकि पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी, और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन वेलफेयर जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद, तो उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सूबों ने करनी है। फेडरल गवर्नमेंट जो है सिर्फ असिस्ट कर सकती है, चाहे वो फाइनेंशियली असिस्ट करे या वो टेक्निकली असिस्ट करते हैं। तो जब हमारी हुकूमत थी पंजाब में भी, तो दिस इज व्हेन हम यहाँ पे भी आके हमने वो कंसल्टेटिव प्रोसेस किए थे। पंजाब का जो है, अब एक और जो मैं आपको कॉन्ट्रीब्यूशन बताना चाहूंगी वो ये है कि जब हमारा आई थिंक 5th NFC या 7th NFC अवार्ड था, तो उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आला थे, और जो आपकी ये होती है रिसोर्सेज की डिवीजन होती है, वो पहले 100% आबादी के लिहाज से होती है। अच्छा। सूबों के दरमियान जो फेडरल रिसोर्सेज हैं वो सूबों के दरमियान आबादी के हिसाब से रिसोर्सेज डिवाइड करता था। मगर पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि पंजाब में जो है वो ये अपने बिल्कुल हमारे भाई हैं, हमारे सिटीजन हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, जो छोटे सूबे हैं, उनके लोगों की फेवर में जो अब आबादी है वो सिर्फ 80%, ऑलमोस्ट 82% जो है कंट्रीब्यूट करती है। बाकी के फैक्टर्स को भी जो है वो देखा गया, ताकि हम इसको हॉरिजॉन्टली देखें कि जिस सूबे में कम डेवलपमेंट है, जिसमें ज्यादा पॉवर्टी है, राइट, टाइम हमारा 20 सेकंड में कंक्लूड कर लीजिएगा। वो उसके मुताबिक डिवाइड होता है। तो पंजाब ने अपने रिसोर्सेज गिव अप किए इन फेवर ऑफ बलोचिस्तान एंड। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि हमें जो सूबे हैं उनको अपने तौर पे रिस्पांसिबल अप्रोच के साथ आना पड़ेगा, और मैं इस पे ये ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग फैसला साज हैं, जिनको ये इख्तियार दिया जाना है, अगर बंद नहीं होगी ना वजारतों की, और जिम्मेदार लोग आएंगे जो इस चीज को समझते हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छे फैसले होंगे। असद, आप थोड़ा लेट हमें ज्वाइन कर पाए, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। हेड ऑफ डेवलपमेंट TCF एंड शिजा फातिमा ख्वाजा, थैंक यू वेरी मच, आप भी हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, अपने तौर पर भी सोचते हुए कि आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि उसके मुताबिक वसाइल की तकसीम हो सके। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बहुत हो गई सख्त शकील बातें, हमने कहा भी थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का भी टच देना चाहिए। म्यूजिक वाज मिसिंग अ बिट। अर्ली मॉर्निंग बड़ा जरूरी होता है। आप घर से भी दफ्तर के लिए निकलते हैं तो पहली चीज इसकी तलब होती है, आपको भी होती है, गाड़ी में बैठते ही कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हो जाए, जरा इंसान फ्रेश महसूस करता है। तो वो तो हम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट रेडियो, वी आर टीवी। तो टीवी पे हमारे पास इस वक्त एक नई आवाज मौजूद है। काशिफ को आज हमने मदू किया है। काशिफ रॉय इनका नाम है। कंपैरेटिवली एक नए आर्टिस्ट हैं। रिसेंटली इन्होंने अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपनी एल्बम लॉन्च की है। आई थिंक विद 7 और 8 सॉन्ग्स। इनसे पूछ लेते हैं। और उस एल्बम का टाइटल है फनकारियां। उसकी प्रमोशन में ये बिजी है, तो हमने कहा इनको थोड़ा हेल्प भी करते हैं और फिर आपसे तारुफ भी कराते हैं कि कैसा म्यूजिक गाने भी सुनते हैं। इंडीड। तो काशिफ हमारे साथ है। बिल्कुल, वेलकम काशिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके साथ आपके अख्तर भी मौजूद है, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। काशिफ, सबसे पहले तो अपनी म्यूजिकल जर्नी को बताएं, कैसा चल रहा है? नई एल्बम आई है, गाने कितने हैं? म्यूजिकल जर्नी की अगर बात करें तो स्टार्ट जैसे स्कूल से, कॉलेज से सब स्टार्ट लेते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी लाइफ है उसमें ग्रूमिंग का मौका मिला। और वहाँ पे जो म्यूजिक सोसाइटी थी उसको ज्वाइन किया और फिर इसको बाकायदा सीखा, गाने को और कंपोजिशन को, म्यूज़िक को। तो वहाँ से जर्नी का स्टार्ट हुआ। और ये एल्बम जो अभी मैंने लॉन्च किया है फनकारियाँ, इसमें 6 ट्रैक्स हैं और ये जो 6 ट्रैक हैं ये 6 ही डिफरेंट जनरी से हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि वर्सटाइल जो है वो रखा जाए एल्बम को, और जो वर्सटिलिटी है वही मेरे ख्याल में हमारे आर्ट के लिए बड़ी ज़रूरी है, ताकि हर तरह की ऑडियंस जो है उसको टैकल किया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसके? जी बिल्कुल, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा जॉनरा जो है वो ज़्यादा सूट करता है। आपने खुद प्रोड्यूस किया एल्बम अपना? ये इसकी जो मोस्टली लिरिक्स हैं, कंपोजिशंस हैं और जो इसका म्यूजिक है वो मैंने खुद ही तरतीब दिया है। अच्छा, तो एज वी ऑलवेज से कि अपनी आवाज का तारुफ जरा लोगों से कराइए, लोग जो आपको नहीं जानते वो जाने आप कैसा गाते हैं, कुछ सुनाइए हमें थोड़ा। अभी आज हमने प्लान किया है एक सैड सॉन्ग है, 2 सॉन्ग्स करेंगे हम। एक सैड सॉन्ग है और एक जो है वो हैप्पी सॉन्ग है, क्योंकि मैं समझता हूँ आर्टिस्ट स्टार्ट हैप्पीनेस से करें तो मैं आई वुड से, या सैड से? नहीं, सैड से करेंगे, हैप्पी एंडिंग से। आर्टिस्ट वो होता है जो लोगों को रुला भी सके और लोगों को हंसा भी सके। एंड पे हैप्पी गाने जरा अच्छे लगते हैं ताकि एंड जो है वो हमारा। डोंट वरी, दुखी लोग बहुत है पाकिस्तान में, आप गाइए। जी, ये कहते हैं कि इतने बरस गए में बर्तन नहीं टूटते जितने दिल टूटते हैं। इंडीड, इसलिए हम दुखी गाने से स्टार्ट लेंगे। जरूर। वैसे आपका इलेक्शंस में भी चल सकता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, सियासतदानों को फर्क ही नहीं पड़ता, आवाम बेचारी जितनी पिसती रहे। सर फर्क तो पड़ता है, लेकिन महसूस किया जाए तो। महसूस और आर्टिस्ट जो होते हैं वो एहसास होते हैं, चल सकता है आपका गाना। खैर, तो बहुत अच्छा है। लिरिक्स आपने लिरिक्स खुद लिखे हैं? जी, इसके लिरिक्स मेरे अपने हैं, बल्कि इसमें कुछ एडिशनल लिरिक्स जो हैं वो अख्तर मुनीर के। मेरे को अख्तर मुनीर जो है ये पोइट भी है, ये क्वाइट भी है, फिलहाल म्यूजिशियन भी है और इसके साथ साथ ये एक्टिंग भी कर रहा है और ये एक ड्रामा भी प्रोड्यूस कर चुका है। अरे वाह, जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि ज्यादातर आप किस तरह का म्यूजिक खुद पर्सनली पसंद करते हैं? जैसे आपने खुद कहा कि आपने मुख्तलिफ तरह की एक्सपेरिमेंट की अपनी एल्बम में, लेकिन एक इंसान का पर्सनल फेवरेट होता है ना कि मुझे इस तरह का म्यूजिक करना ज्यादा पसंद है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट जो है उसको वर्सटाइल होना चाहिए और डाइवर्सिटी होनी चाहिए उसमें। तो पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो हर तरह का जॉनरा, हर तरह का जो है वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सूफी, फोक और समटाइम पॉप भी। तो ये डिफरेंट मूड पे डिपेंड करता है आपके। कभी आपको कोई जॉनरा ज्यादा बेहतर लग रहा है, कोई आर्टिस्ट जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट या इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसको आप सुनते बहुत ज्यादा और इंस्पिरेशन लेते हो? इंस्पिरेशन की बात करें तो हर अच्छा गाने वाला जो है वो हमेशा इंस्पायर करता है। आप किसी को भी सुनते हैं तो वो जब अच्छा गाना हो, अच्छा गाने वाला हो तो आपको इंस्पायर करता है। तो जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं उनको सुन के हमने सीखा है। तो सुनना जो है वो पहला प्रोसेस है सीखने का। तो जितने भी हमारे अच्छे आर्टिस्ट पाकिस्तान के हैं वो हम उनको सुनते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं। अच्छी बात है। तो अब हमें आप एक और गाना सुनाइए। जी, अभी जो उस गाना मैं सुनाऊंगा वो थोड़ा हैप्पी मूड का है और वो टीनेजर्स का है, क्योंकि मैंने जब ये लिखा भी था और ये बनाया भी था। हमारा सब दिल ही नहीं उठा, हमारे लिए पहले वाला भी हैप्पी मूड का ही था। आप सुनाइए, आप तो बेस्ट। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा गाना है, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच का, बहुत रियलिस्टिक। और बड़े अरसे के बाद मैंने कोई इस तरह का हल्का फुल्का गाना सुना। ये वो पुरानी जीन्स और गिटार टाइप वाली। क्यों बनाया, ये कैसे आई? एल्बम का जो टाइटल है वो है फनकारियां। पहले मैं इसका टाइटल सोच रहा था एक्सपेरिमेंटल हो, फिर इसका टाइटल सोचा कि नहीं वर्सटाइल हो। तो मुझे लगता है कि जितने भी इसमें गाने हैं ना, ये 6 ट्रैक्स हैं और मैं ऑडियंस को सजेस्ट करूंगा कि वो इस गाने का क्या टाइटल है जो अभी आपने गाया? इसका है तेरे लिए। तो जितने भी ये गाने हैं आप डिफरेंट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये अवेलेबल है, उनको जाके सुने। तो इंशाल्लाह आपको हर गाना जो है वो दूसरे गाने से मुख्तलिफ होगा। मेरी शुरू से ये कोशिश है कि आपकी सारी चीजें एक जैसी नहीं लगनी चाहिए। आपका काम अच्छा है, इस गाने ने हमें बहुत इंस्पायर किया है, क्योंकि पहले वाला जो ओब्वियसली गाना वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा ऐसा है कि लाइट मूड का गाना है, बहुत सारे लोगों की हालत पे सूट भी
करता है, उधार मार, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा है। इन दी एंड लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग आपको पहली दफा देख रहे हैं उनको कुछ भी आप काशिफ कहना चाहें अपने काम के लिए, कुछ भी आप, दिस प्लेटफॉर्म इज योर्स। उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करें, सूनर और लेटर एज इज जस्ट अ नंबर, उसको परसू करें। और आपके गाने कहाँ पे देखें, कहाँ पे सुने आपके गाने? और मेरे जो गाने हैं ये मैं वो टिपिकल पैगाम भी देना चाहूँगा, ये तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं और वहाँ पे आप जाएं और इनको सुने, वहाँ पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, वाओ, काशिफ रॉय को आप सर्च करें भाई, यूट्यूब पे सर्च करें, जहाँ पे भी आपको इनके गाने मिलेंगे, इनको सपोर्ट करें, म्यूजिक अच्छा है इनका। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है तकरीबन यस, और बात कर लेते हैं हम जाते जाते फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की, जिसका राउंड 2 इसका ग्रुप जी, और इस मैच में ताजिकिस्तान ने मेजबान पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया, यानी कि हमारी टीम हार गई। मेहमान टीम ने भाई लगातार गोल किए, हमने स्टार्ट में भी आपको बताया था 6-1 से ये मुकाबला ताजिकिस्तान के नाम रहा। पाकिस्तान की टीम 6 गोल के मुकाबले में सिर्फ 1 गोल कर सकी, दूसरे हाफ में हमने कोई गोल नहीं किया। और जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी इस मैच की वो इस्लामाबाद रावलपिंडी का मैसिव क्राउड था। 18,000 लोगों ने स्टेडियम के अंदर ये मैच देखा। इट्स अ बिग नंबर। यूजुअली हमारे जो पीएसएल के मैचेस होते हैं हमला इतना क्राउड उसमें नहीं आता तो बहुत अच्छा लगा हमें ये देख के। और कल हमने बड़ी अपील भी की थी, कोई 150 बंदा तो हमें सुन के भी आया ही होगा, मुझे लगता है हमें सुन के भी गया ही होगा। अच्छा जी, इसी पे बात कर लेते हैं। ईसा खान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ईसा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कल का मैच दो कि पाकिस्तानी टीम जीती नहीं, बट स्टिल वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, बहुत अच्छा एक मोमेंटम के साथ जा रहे हैं आगे। ऑब्वियसली हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा होती है। कल के मैच के हवाले से आपका कमेंट? बिल्कुल, जिस तरह लास्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान टीम एडवांस खेलेगा तो मेरे ख्याल से खराब हो जाएगा, तो उसी तरह हुआ है कि कल पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा अटैकिंग की खेलने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे ख्याल से उसी वजह से पाकिस्तान पे इतने ज्यादा गोल पड़ा है। अगर वो सऊदीया के खिलाफ जिस तरह खेला था, अगर उसी तरह ये खेल लेते थे तो मेरे ख्याल से रिजल्ट कुछ और होता था। फिर भी लड़कों ने बहुत मेहनत की है, कम से कम जो वहाँ पे शायकीन फुटबॉल आए हुए थे, ये भी एक खुशी की बात है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद के साथ क्राउड आया है और इतनी बड़ी तादाद के साथ जो है ना मैच देखने लोग आए, तो मेरे ख्याल से एक खुशाइन बात है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए। मगर बदकिस्मती ये है कि जब भी वर्ल्ड कप का ड्राज निकलता है तो फिर हम तैयारी शुरू करते हैं। हालांकि दुनिया में इस तरह नहीं होता है कि इतने मेगा इवेंट्स के लिए आप इतने लेट तैयारी कर रहे हो, तो यही एक वजह थी जो हमें इस टूर्नामेंट में पेश आ रहा है कि हम पूरी तरीके से जो है ना अपनी टीम को तैयार नहीं किया है। अच्छा ईसा, इंटरेस्टिंग बात मेरे लिए ये थी कि हम जो तकरीबन वर्ल्ड 57th रैंकिंग के अंदर टीम है सऊदी अरेबिया की, बड़ी स्ट्रांग है, अर्जेंटीना को हराया है, उससे हम 4 गोल से हारे, और ताजिकिस्तान जो कोई 130वें नंबर पे है उससे हम 6 गोल से हारे। वजह हमारा होम क्राउड, होम ग्राउंड का प्रेशर था, कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया था, गेम स्ट्रैटेजी का मसला था, या नहीं हमने हमने सऊदी अरेबिया के खिलाफ जोर ज्यादा लगाया था और जो ताजिकिस्तान के खिलाफ नहीं लगा सके हम? वजह क्या थी? नहीं, वजह यही थी कि कल हम कोशिश कर रहा था कि हम एडवांस उनकी आप में जो है ना प्रेसिंग कर रहा था, उनके आप में जाते थे। जो सऊदीया के अगेंस्ट हम खेला है ना, हमने अपने आप में जो है ना उस टीम को रोका था, हमने रोकने की कोशिश की है ना, हमने अटैक ज्यादा जो अटैक करता था वो भी काउंटर अटैक पे जो है ना हम लोग चांस मिलते थे ना। तो कल जो हुआ था वो सिर्फ यही वजह था कि हम बहुत एडवांस जाते थे, यही वजह था कि हमें गोल पड़ा है और फिर उनकी पासिस वो हमसे बहुत अच्छी, ठीक हो गया, वो टेक्निकली हमसे अच्छी। राइट ईसा, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेकिंग। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ईसा खान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हम आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।